नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज MGPS, हिंदी, सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण, इकाई 12 केस अध्ययन, चंपारण और दक्षिण अफ्रीका। 12.1 प्रस्तावना। संघर्ष एक गतिशील तथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। संघर्ष परिवर्तन का मुख्य लक्ष्य है संघर्ष को सामाजिक रूप से लाभकारी तथा अविध्वंसकारी के रूप में परिवर्तन करना है। गांधी का ये भी विचार था कि संघर्ष को रचनात्मक होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक वैकल्पिक तरीका प्रस्तुत किया था जो कि हिंसा से मुक्त था। उन्होंने इस वैकल्पिक तरीके को न केवल विस्तार से विश्लेषित किया बल्कि उन सब तरीकों को उन्होंने अपनी वैयक्तिक और राजनीतिक जीवन में भी उसका अभ्यास किया और उनको लागू किया। इस इकाई में हम गांधी के 2 केस का अध्ययन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका और चंपारण की चर्चा की गई है जिसमें उन्होंने संघर्ष को रचनात्मक वस्तु में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किया है। इन दोनों केस अध्ययनों में 2 सामान्य पहलू हैं। पहला, दोनों केसों में गांधी ने इन अभियानों का नेतृत्व किया। दूसरा, वे औपनिवेशिक संदर्भ में घटित हुए थे। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि किस प्रकार संघर्ष को व्यवहार में परिवर्तित किया जा सकता है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप गांधी ने किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका और चंपारण में संघर्ष को परिवर्तित किया इसे समझ सकेंगे और गांधी द्वारा कार्यान्वित किए गए संघर्ष परिवर्तन के कुछ व्यवहारिक पहलुओं को जान सकेंगे। 12.2 दक्षिण अफ्रीका। गांधी एक प्रशिक्षित वकील थे तथा उनको दादा अब्दुल्ला नामक एक गुजराती व्यापारी ने उनसे दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे सन 1893 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ दिन बाद वे अदालत में केस के सिलसिले में हाजिर हुए और उनके पहले दिन ही गांधी को जज ने अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा क्योंकि उस समय गांधी ने पगड़ी बांधी हुई थी। गांधी ने अपनी पगड़ी उतारने की बात मानने से इनकार कर दिया और वे अदालत छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के बाद गांधी डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा कर रहे थे। इसके दौरान गांधी को एक रेलवे अधिकारी ने पहले दर्जे से तीसरे दर्जे में जाने के लिए कहा, जबकि उनके पास पहले दर्जे का टिकट था। गांधी ने रेल के तीसरे दर्जे में जाने से इनकार कर दिया और इस पर गोरे आदमी ने उन्हें प्रथम दर्जे के रेल के डब्बे से जबरन बाहर निकाल दिया था। गांधी को रेलवे के प्रतीक्षालय में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद पहले दर्जे के टिकट के होने के बावजूद उनको ड्राइवर के कोच में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया। थोड़ी ही देर में उन्हें वो सीट भी खाली करने के लिए कहा गया तथा नीचे पायदान में बैठने के लिए कहा गया। जब उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया तो उनको बुरी तरह पीटा गया। जब वे जोहान्सबर्ग पहुंचे तो उन्होंने रात बिताने के लिए होटल की तलाश शुरू कर दी, परंतु उन्हें होटल में जगह नहीं मिली। वापसी की यात्रा के लिए वे पहले दर्जे का टिकट प्राप्त करने में सफल हो गए, परंतु रेलवे के नियम कानून का उदाहरण देने के बाद ट्रेन में चढ़ने के बाद उन्हें फिर से पहले दर्जे के डिब्बे से धक्का दे दिया गया। इस बार एक यूरोपियन सहयात्री ने हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया। इस नस्लवाद ने गांधी के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों को उन्हें दिलाने के लिए प्रेरित किया। एक बार कानूनी वाद को निपटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जिस मुकदमे के लिए आए थे उसके निपटारे के बाद गांधी फिर वापस भारत आना चाहते थे, परंतु दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने उन्हें 1 महीने के लिए रुकने को कहा क्योंकि नाटाल विधायिका द्वारा भारतीयों को मताधिकार से वंचित किए जाने के उद्देश्य से बिल पारित करने की प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद गांधी वहां 1 महीने के लिए नहीं रुके बल्कि पूरे 20 साल तक वहीं रुके रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय सन 1890 से रह रहे थे जब उन्हें वहां के गोरे निवासियों द्वारा चीनी बागानों में अनुबंधित श्रमिकों के तौर पर काम करने के लिए ले जाया गया था। कुछ भारतीय व्यापारी भी उनके साथ गए थे। श्रमिकों के अनुबंध समाप्त होने के बाद पूर्व अनुबंधित मजदूर अपने बच्चों के साथ वहीं पर यानी दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। इन सभी भारतीयों को नस्लवाद का शिकार होना पड़ा था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के गोरे नस्लवादी शासकों द्वारा थोपे गए निचले दर्जे के स्तर को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासकों द्वारा भारतीयों पर लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ा विरोध किया और इस प्रक्रिया में सत्याग्रह की नई तकनीक तथा उनकी सामाजिक दृष्टि भी विकसित हुई। इसके अलावा उन्होंने छोटे समुदाय भी विकसित किए जिनमें दैनिक आधार पर जीवन के एक वैकल्पिक तरीके का अभ्यास करके उसका पालन किया जा सके। इन सबसे उनके राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विचारों का विकास हुआ। इस चरण में गांधी ने संगठित करने, धन जुटाने, वकालत तथा पत्रकारिता संबंधी कोश को सीखा और उसे विकसित किया।
हालांकि सन 1906 तक गांधी को यह एहसास हो गया था कि इन नर्म पद्धतियों से कोई विशेष परिणाम निकलने वाला नहीं है। गांधी का दूसरा चरण दक्षिण अफ्रीका में सन 1906 में आरंभ हुआ। इसकी मुख्य विशेषता थी सविनय अवज्ञा या असहयोग की एक नई पद्धति जिसे गांधी ने अपनाकर इसका उपयोग करना आरंभ कर दिया था। गांधी ने सन 1907 में इसे सत्याग्रह नाम दिया। दूसरे चरण में दक्षिण अफ्रीका में 3 सत्याग्रह संपन्न किए सन 1906-08 में, सन 1908-11 में तथा सन 1913-14 में। ये अभियान निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित थे: अनिवार्य पंजीकरण तथा भारतीयों के लिए पास पर ट्रांसवाल अध्यादेश, अप्रवासियों पर प्रतिबंध का मामला, गैर ईसाई भारतीय विवाहों की मान्यता हटाना तथा पूर्व अनुबंधित श्रमिकों पर लगाए गए 3 पाउंड का टैक्स कर लगाना शामिल थे। 12.2.1 सन 1906-08 सत्याग्रह अभियान। गांधीवादी सविनय अवज्ञा, जिसे सन 1907 में सत्याग्रह के नाम से जाना गया था, का पहला प्रयोग ट्रांसवाल में सन 1906 में किया गया था, जब दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक विधायिका अधिनियमित किया जिसमें सभी भारतीय निवासियों को उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था, उनकी उंगलियों के निशान लेना अनिवार्य किया गया था। गांधी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने ये संकल्प लिया कि विधायिका के नियमों की बात नहीं मानेंगे तथा वे उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार थे। गांधी ने इस अभियान को संचालित करने के लिए सविनय अवज्ञा संघ का निर्माण किया और आंदोलन आरंभ कर दिया था। पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद गांधी तथा अन्य कार्यवाही शुरू की गई। इन सबको दोषी ठहराया गया तथा उन सबको देश छोड़ने का आदेश दिया गया जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए इन सबको जेल भेज दिया गया। धीरे धीरे सहनशील प्रतिरोधकों की संख्या 155 तक पहुंच गई। जनरल स्मट्स ने गांधी को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया तथा यह वचन दिया कि यदि भारतीय स्वेच्छा से पंजीकरण करेंगे तो कानून वापस ले लिया जाएगा। गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु जनरल स्मट्स अपनी बातचीत से मुकर गया और कानून के तहत स्वैच्छिक पंजीकरण की बहाली का आदेश दे दिया था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय निवासियों ने सार्वजनिक रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्रों को जलाया। 12.2.2 सन 1908-1911 सत्याग्रह अभियान। अब सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसका प्रयोजन था भारतीय अप्रवासियों को प्रतिबंधित करना, और फिर इस कानून का विरोध करने के लिए पंजीकरण के खिलाफ अभियान और भी अधिक व्यापक हो गया। अगस्त 1908 में कई भारतीयों ने अप्रवासी कानून का विरोध करने के लिए नाटाल से ट्रांसवाल तक प्रदर्शन किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय हॉकरों ने लाइसेंस के बिना काम चालू रखकर कानून का विरोध किया। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1908 में गांधी को भी जेल में डाल दिया गया। उनको अन्य भारतीयों के साथ ऐसे कारागार में भेज दिया गया जहां बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता था। इसके बावजूद अभियान जारी रहा। इसके बाद सरकार ने गरीब भारतीयों को भारत में वापस भेजना आरंभ कर दिया था। एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। इसके बाद गांधी प्राधिकारी वर्ग से बात करने के लिए लंदन चले गए, लेकिन कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। सत्याग्रहियों के परिवारों के खर्चे के लिए जमाराशि समाप्त होती जा रही थी। गांधी ने उन परिवारों को घर में रखने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया था ताकि वे अभियान के दौरान स्वयं को बनाए रख सकें। सन 1911 में सरकार और भारतीयों के बीच एक समझौता हुआ, परंतु सिर्फ सन 1912 तक ही इसके प्रावधान लागू रह सके थे। 12.2.3 सन 1913-1914 सत्याग्रह अभियान। इसी बीच की अवधि में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तथा सरकार ने उनको विश्वास दिलाया कि सभी भेदभाव वाले कानून समाप्त कर दिए जाएंगे। हालांकि वे अपना वायदा कायम नहीं रख पाए, इसलिए सन 1913 में फिर से सत्याग्रह अभियान को आरंभ कर दिया गया था। यह आंदोलन फिर से व्यापक रूप में फैल गया था। इसे सभी भारतीय श्रमिकों पर लागू किया गया। 3 पाउंड के पोल टैक्स के खिलाफ भी आंदोलन शुरू किया गया। अब यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि अब बंधक और गैर बंधक भारतीय श्रमिक भी इसमें शामिल हो गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि गैर ईसाई विधि से की गई शादियां अवैध मानी जाएंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी हिंदू, मुस्लिम और पारसी विवाह अवैध थे तथा ऐसे विवाद के दौरान पैदा हुए बच्चे भी अवैध थे। इस निर्णय ने आग में घी डालने का काम किया। गांधी ने एक अंतिम संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने एक जुलूस निकाला जिसमें महिलाएं तथा भारतीय खनिज श्रमिक भी शामिल थे। मार्च के दौरान गांधी को 2 बार गिरफ्तार किया गया और दोनों ही बार छोड़ा गया। तीसरी बार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कई अन्य लोगों को भी जेल भेज दिया गया। जेल में लोगों को यातनाएं दी गईं।
अभियान में शामिल निहत्थे लोगों पर इस तरह से क्रूर व्यवहार किया गया कि जिससे सरकार की कड़ी आलोचना होने लगी थी। अंततः सरकार तथा जनरल स्मट्स गांधी से बातचीत करने के लिए विवश हुए। इस बातचीत का परिणाम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सरकार ने पोल टैक्स, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा भारतीय विवाह की भारतीय विधि से संबंधित मांगों को दक्षिण अफ्रीका ने स्वीकार कर लिया था। इसमें भारतीय अप्रवास के प्रश्न और विवाह को भारतीय परंपरा के माध्यम से संपन्न को भी नरमी से विचार किए जाने का वचन दिया गया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह अभियान की समाप्ति सकारात्मक रूप से हुई। 12.2.4 दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी सत्याग्रह अभियान की विशेषताएं। दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी सत्याग्रह में इसमें अनुशासित कैडरों का प्रशिक्षण पूरा हुआ, फीनिक्स सेटलमेंट तथा टॉल्स्टॉय फार्म में विनयशील अभिकर्ताओं का पंजीकरण, विशेष कानून जैसे अनिवार्य पंजीकरण, प्रवेश अनुज्ञा, व्यापार का लाइसेंस आदि का शांतिपूर्वक तथा अहिंसक उल्लंघन, गिरफ्तारियों के खिलाफ जन याचना, आकस्मिक हड़ताल और जुलूसों का मार्च व्यापक रूप से हुआ। गांधी ने संगठनात्मक और विशेषकर आर्थिक विवरणों पर खास ध्यान दिया था। वे बातचीत और समझौते के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे इतना अधिक इसको लागू करना चाहते थे कि उन्होंने सत्याग्रह को एक तरफा तथा अचानक से वापस ले लिया था। काफी लोगों ने इसकी आलोचना की, पर गांधी अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहे। ये सब दक्षिण अफ्रीका के गांधीवादी सत्याग्रह अभियान की कुछ विशेषताएं थीं। 12.2.5 दक्षिण अफ्रीका में गांधी का शैक्षिक प्रयोग। शिक्षा गांधी की योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू था। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान गांधी को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने के कुछ अवसर मिले थे। उनकी जोहान्सबर्ग से डरबन की यात्रा के दौरान गांधी ने रस्किन की पुस्तक इनटू दिस लॉस्ट को पढ़ी तथा इस पुस्तक ने उन्हें एक श्रमिक, कारीगर और किसान का जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने इस तरह का जीवन जीने के लिए सन 1904 में डरबन में फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, परंतु उन पर बाहरी दबाव काफी था, अतः वे सेटलमेंट में कार्य करने की बहुत अधिक इच्छा के बावजूद गांधी इस दिशा में अधिक कुछ नहीं कर पाए थे। गांधी ने सन 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका में वापस आते समय जहाज में यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। इसमें उनके आदर्श शिक्षित व्यक्ति से संबंधित उनका दृष्टिकोण शामिल है। मार्जरी साइक्स ने अपनी पुस्तक दी स्टोरी ऑफ नई तालीम में लिखा है कि गांधी ने अनुभव और प्रयोग के द्वारा शिक्षा की वास्तविक प्रणाली की खोज करने का सपना देखते थे, जिसके द्वारा उन आदर्शों की प्राप्ति की जा सकती थी जो उन्होंने हिंद स्वराज में स्थापित किए थे। जोहान्सबर्ग के समीप स्थापित किया गया टॉल्स्टॉय फार्म गांधी के लिए प्रायोगिक परीक्षण करने की भूमि थी। जर्मन आर्किटेक्ट हेरमन कलेनबेक ने गांधी को फार्म के लिए जमीन दी थी तथा इसे स्थापित करने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये फार्म एक संयुक्त परिवार की तरह संचालित होता था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई रहते थे। वे एक परिवार की तरह मिलकर रहते थे। फार्म में एक सामूहिक रसोई घर भी था। रसोई का प्रभार महिलाओं के हाथों में था तथा बच्चे बारी बारी से उनकी मदद करते थे। यहाँ तक कि गांधी स्वयं भी कई बार रसोई घर में सहायता करने का प्रयास करते थे। फार्म में पूरा समुदाय एक साथ कार्य करता था और वे इसी फार्म के बगीचे में सब्जियां भी उगाते थे। टॉल्स्टॉय फार्म में भी एक कार्यशाला थी जहां बच्चे और वयस्क बधाईगिरी और सैंडल बनाने का काम सीखते थे। कालेनबेक एक प्रशिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने गांधी को सैंडल बनाना सिखाया था। टॉल्स्टॉय फार्म स्कूल में नियमित कक्षाएं चलती थीं। इनमें भाषा, गणित, सुलेख, इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, विज्ञान विषयों में 2 या 3 कक्षाएं प्रतिदिन। ये कक्षाएं अधिकतर गांधी या कालेनबेक द्वारा पढ़ाई जाती थी। गांधी का विश्वास था कि इन विषयों को कहानियों और रोचक वार्तालाप सुनकर के द्वारा सिखाया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे आंखों के बजाय कानों से सुनाने जल्दी और अच्छी तरह से सीखते हैं। टॉल्स्टॉय फार्म स्कूल का अन्य प्रमुख पक्ष था कि इसमें धर्म से संबंधित कक्षाएं भी ली जाती थी तथा जिसमें बच्चों को वे कक्षाएं नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती थी, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों। अतः टॉल्स्टॉय फार्म के निवासी न केवल अपने धर्म के प्रति ईमानदार थे बल्कि अन्य धर्मों का भी वे सम्मान करते थे। अतः गांधीवादी शिक्षा प्रणाली में शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की शिक्षा भी शामिल थी, परंतु गांधी सबसे अधिक चरित्र पर ही ध्यान देते थे। कालेनबेक और गांधी दोनों ही बाहर के कार्य के दबाव और उनमें व्यस्त रहने के कारण फार्म में पूरे सप्ताह नहीं रह पाते थे, इसलिए शिक्षण को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। फिर भी गांधी को लगता था कि सत्याग्रह संघर्ष का सबसे अधिक मूलसार यही विद्यालय है। वैसे भी फार्म स्कूल सिर्फ 1 साल तक ही रह सका था, क्योंकि ट्रांसवाल सत्याग्रह गांधी और जनरल स्मट्स के समझौते के बाद समाप्त हो गया था।
टॉल्स्टॉय फार्म के निवासी, जिनमें से अधिकतर सत्याग्रही या उनके परिवारों के सदस्य ही रहते थे, उन्होंने फार्म छोड़ दिया तथा अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए थे। यद्यपि टॉल्स्टॉय फार्म शैक्षिकी प्रयोग का एक संक्षिप्त काल के लिए था, फिर भी गांधी के शब्दों में, टॉल्स्टॉय फार्म में मेरा विश्वास और साहस सबसे चरम पर थे। गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के महत्व के बारे में सुमित सरकार ने सन 2004 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडिया 1885-1947 में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका का अनुभव 1893-1914 ने गांधी की विभिन्न विचारधारा एवं पद्धतियों की नींव को विभिन्न तरीकों से योगदान दिया। साथ ही इसके बाद भारत में ही उपलब्धियों की प्राप्त करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 12.3 चंपारण। गांधी सन 1915 में भारत लौटे तथा यहाँ पूरी तरह बसने में उनको कुछ समय लगा। हालांकि अभियानों से अधिक समय तक वे दूर नहीं रह सके और शीघ्र ही उन्होंने किसानों के कामों के लिए समर्थन करना शुरू कर दिया। चंपारण सत्याग्रह पहला आंदोलन था जिसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद की। इसके बाद सन 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया। उस समय उत्तर बिहार के चंपारण जिले के किसान नील बागानों के मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। चंपारण के बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन और असंतुष्टि का एक लंबा इतिहास रहा था। कई यूरोपियन बागान मालिक चंपारण बस चुके थे और वे सैकड़ों सालों से नील की खेती करते आ रहे थे। चंपारण जिले में जिन स्थानों पर नील उगाया जाता था, वहां बागान मालिकों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। बेतिया एस्टेट चंपारण जिले का एक बड़ा हिस्सा था। बागान मालिक ब्रिटिश राज की तरफ से ग्रामीणों से भू राजस्व वसूल करते थे। एक बार जब ब्रिटिश राज को धन की अति आवश्यकता हुई, इस तरह से बागान मालिकों की अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। मोकारी अधिकार से मुक्त गांवों के किसानों को बागान मालिकों को कुछ वर्षों के लिए राज को निश्चित किराया भी देना होता था तथा बाकी का हिस्सा वे स्वयं रखते थे। 19वीं सदी के आरंभ में यूरोपियन बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों को उनकी जमीन के 1/4 या 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। इस व्यवस्था को पंचकठिया या 3 कठिया कहा जाता था। किसान को अपनी जमीन के सबसे अच्छे हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो किसान 3 कठिया व्यवस्था का उल्लंघन करते थे उन्हें सताया जाता था और उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया जाता था। उनकी फसल बर्बाद कर दी जाती थी, घरों को लूट लिया जाता था, इनकी जमीन पर पशु छोड़ दिए जाते थे, उन पर गलत आरोप लगाए जाते थे, जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया जाता था और जो अडिग रहते थे उन्हें पीटा भी जाता था। इस तरह 3 कठिया व्यवस्था एक नियम बन गया था। हालांकि 19वीं सदी के अंत तक खेतों में उगाया गया नील बाजार से बाहर होने लगा था क्योंकि जर्मन सिंथेटिक डाई आसानी से बाजार में उपलब्ध थी और यह सस्ती भी थी। बागान के मालिकों को अब इस नील की खेती से नुकसान होने लगा था क्योंकि नील का मूल्य तेजी से घटने लगा था। यूरोपियन बागान मालिक अब चंपारण के किसानों को नील की खेती करने की बाध्यता से मुक्त करना चाहते थे, परंतु इस मुक्ति के बदले उन्होंने किराया और अन्य अवैध कर बढ़ा दिए थे। इस कदम का सन 1908 में किसानों द्वारा बेहद हिंसक तरीके से विरोध किया गया था, जिसके कारण पुलिस को दमन करना पड़ा और किसानों की गिरफ्तारियां और जेल की सजाएं हुई थी। सन 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद में जर्मनी से विदेशी डाई का विदेशी आयात करने में समस्याएं होने लगी थी। इसलिए नील की खेती की संभावनाएं फिर से जगने लगी। जिन किसानों को नील की खेती से मुक्त कर दिया गया था उनको फिर से नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाने लगा था। इसके कारण असहाय किसानों ने फिर से आंदोलन करना आरंभ कर दिया था। सन 1917 में स्थितियां थोड़ी बहुत बदलने लगी थी। राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान ने चंपारण आकर मामले की छानबीन करने के लिए गांधी का पूरे देश में पीछा करते हुए उनको आमंत्रित किया। जब गांधी चंपारण पहुंचे तो आयुक्त कमिश्नर ने तुरंत गांधी को चंपारण छोड़ देने के लिए आदेश दिया। हालांकि गांधी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया था तथा इसकी बजाय उन्होंने कानून का उल्लंघन करके सजा पाना अधिक बेहतर समझा। एक अनुचित आदेश के पालन न करने के लिए सविनय अवज्ञा या असहयोग जैसा आंदोलन उस समय भारतीयों को काफी नया तथा अलग लगा था। गांधी एक वैज्ञानिक भावना के आधार पर सावधानीपूर्वक खुले दिमाग और निष्पक्षता से छानबीन करने वाले अधिवक्ता थे। वे विस्तृत रूप से क्षेत्र कार्य करने में विश्वास करते थे, जिसमें साक्ष्यों और आंकड़ों की सहायता लेते थे। यह निष्पक्षता से तथा खुले तौर पर कार्य करते थे तथा भविष्य के कार्य भी इस छानबीन पर निर्भर करते थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण को चंपारण में भी लागू किया था। उन्होंने किसानों द्वारा गोरे नील बागान मालिकों के खिलाफ की गई शिकायतों की पूरी तरह छानबीन की।
इस छानबीन ने स्थानीय अभिजात्य वर्ग और प्राधिकारियों की शक्ति के दुरुपयोग का खुलासा कर दिया। स्पष्ट ही इस कारण अधिकारी इससे खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी को गिरफ्तार कर लिया। 18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी कोर्ट के समक्ष गांधी ने चंपारण जिला के संबंध में एक बयान में कहा, मैंने देश में मानवता तथा राष्ट्रीय सेवा अर्जित करने के उद्देश्य से प्रवेश किया है जो ये कहते हैं कि नील बागान के मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मैंने इस दबाव से और रैयत की सहायता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं इस समस्या का अध्ययन किए बिना मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए यदि संभव हो तो मैं प्रशासन और बागान मालिकों के सहयोग द्वारा इसका अध्ययन करने आया हूं। मेरा और कोई अलग उद्देश्य नहीं है और मुझे यह विश्वास नहीं है कि मेरे आने से यहाँ की जनता की शांति भंग होगी या किसी की जान को नुकसान पहुंचेगा। गांधी ने अपने अन्य सहकर्मियों जैसे कि बृज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी और अन्य लोगों के साथ कई गांवों का दौरा किया तथा हजारों किसानों से विस्तृत रूप से पूछताछ करके उनके बयान और साक्ष्य एकत्रित करके रिकॉर्ड तैयार किया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि उनके द्वारा प्राप्त सभी सूचनाएं सच हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी मामले की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की। गांधी को भी इस आयोग के सदस्य बनाए गए थे। गांधी ने आयोग को यह मानने के लिए तैयार किया कि 3 कथिया व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने उन किसानों को भी मुआवजा देने की बात कही थी जिनको बढ़ाया गया अवैध कर देना पड़ा था। हालांकि इसके बाद में उन्होंने इस बात पर समझौता कर लिया था कि बागान मालिकों को किसानों से अवैध रूप से वसूल किए गए कर का केवल 25% ही लौटाना है। इसके अलावा गांधी का मानना था 25% कर वापसी ने भी बागान मालिकों की प्रतिष्ठा और पद को काफी नुकसान पहुंचाया था। वे सही थे क्योंकि एक दशक के अंदर ही वहां के सारे बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए थे। इस पहलू पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1957 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में विस्तार से लिखा है। आयोग ने रैयतों को जितना मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया था वो उनकी मांग से काफी कम था, परंतु इस लंबे आंदोलन की मुख्य उपलब्धि यह थी बागान मालिकों के चंपारण से पांव उखड़ गए थे। इसने उनको निरंकुश और यहां तक कि आक्रामक बनने से रोकने के लिए भी काफी कमजोर कर दिया था। उद्धरण चिन्ह गांधी अहिंसा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध थे और वे ये सुनिश्चित करने के लिए कि आंदोलन हिंसक रूप धारण न कर ले, वे गुजरात से कुछ ऐसे अनुयायी लाए थे तथा अपनी जैसी विचारधारा के सदस्यों को उन्होंने लोगों के बीच कार्य करने के लिए नियुक्त किया था। इसके परिणामस्वरूप सन 1917 के विरोध में पहले के आंदोलनों की तुलना में कम हिंसा हुई थी। सन 2003 में डेविड हॉडमैन ने अपनी पुस्तक गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स द ग्लोबल लेगेसी ऑफ इंडिया में इसका श्रेय गांधी को देते हुए लिखा है कि जब सन 1917 में गांधी ने चंपारण के किसानों के नेतृत्व करने का कार्यभार संभाला था, उन्होंने अहिंसा को अपनाने पर सख्ती से जोर दिया था, जो एक ऐसे समाज के संदर्भ में था जहां प्रतिदिन जमींदारी हिंसा और किसानी प्रतिहिंसा ग्रामीण जीवन की दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा की बात बनी हुई थी। वहां इस तरह के व्यवहार करना एक अभिनव विचार था। गांधी की जांच तथा चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों की शिकायतों को संपूर्ण भारत में प्रचार करने के परिणामस्वरूप 3 कथिया व्यवस्था को अंग्रेज सरकार ने समाप्त कर दिया था। इस प्रकार हिंसा का प्रयोग किए बिना ही इस आंदोलन को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिली थी। चंपारण आंदोलन के महत्व और इससे मिली सीख के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1957 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा, चंपारण में हमने गांधी के सत्याग्रह को बहुत छोटे स्तर पर देखा है जिसे उन्होंने बाद में पूरे देश में व्यापकता स्थापित कर दिया था। इस आंदोलन के उद्देश्य काफी सीमित थे, छोटे से क्षेत्र में केंद्रित तथा 1 साल तक ही चलने के बावजूद ये काफी सफल रहा था, परंतु इससे काफी कुछ बहुमूल्य सीखने को मिला। हम लोगों ने अपने नेता की आज्ञा का पालन करते हुए संपूर्ण एकता के साथ एक संगठन के तौर पर कार्य किया। उन्होंने हमें जन सेवा के क्षेत्र में एक नया पाठ पढ़ाया था। यद्यपि वे बागान मालिकों के अत्याचारों को समाप्त करना चाहते थे, परंतु उनके प्रति उनमें कोई द्वेष भावना नहीं थी तथा उनके खिलाफ कोई कड़वाहट की भावना भी नहीं थी। हममें भी उनके प्रति नाराजगी या विद्वेष की भावना न थी। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह के लिए एक पूर्वाभ्यास था। इसके परिणाम स्वरूप नतीजे काफी शीघ्र और संतोषजनक निकले थे क्योंकि यह सत्याग्रह के द्वारा संचालित किया गया था। इस प्रकार चंपारण को गांधीवादी प्रणाली के विजय के तौर पर देखा गया था, परंतु इस आंदोलन के कुछ अन्य प्रभाव भी देखे गए थे। सुमित सरकार ने सन 2004 में लिखी गई अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडिया 1885-1947 में लिखा है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव वास्तविक क्रियाकलापों से अधिक प्रभावशाली रहा था।
29 अप्रैल सन 1917 को बेतिया एसडीओ ने रिपोर्ट दी थी कि गांधी एक आरंभिक स्वर्ण युग के द्वारा प्रतिदिन अज्ञानी मनुष्यों की कल्पनाओं को रूपांतरित कर रहे हैं। एक रैयत ने गांधी की तुलना रामचंद्र से की और जांच समिति के समक्ष ये कहा कि अब किसानों को राक्षस रूपी बागान मालिकों से कोई भय नहीं रहा क्योंकि गांधी उनके साथ हैं। हालांकि सन 1917 के अंत तक कुछ किसानों द्वारा घटे हुए किराए या शाराह बेशी देने से इनकार कर दिया था। इस किराए को गांधीवादी समझौते की सहमति के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। चंपारण छोड़ने से पहले गांधी ने राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि इसका वास्तविक समाधान रैयतों की शिक्षा तथा बागान मालिकों के साथ उनका निरंतर संपर्क से है। गांधी 15 स्वयंसेवकों के एक दल को चंपारण में छोड़ गए थे जिन्होंने रचनात्मक ग्रामीण कार्य आरंभ किया था, परंतु मई 1918 तक केवल गांव स्तर के केवल 3 अभिकर्ता चंपारण में सक्रिय थे। इस प्रकार चंपारण में संघर्ष परिवर्तन के तौर पर अधूरी सफलता ही मिली थी क्योंकि उस समय स्थिति पूरी तरह नहीं बदली थी। 12.4 गांधीवादी संघर्ष परिवर्तन के कार्यों की विशेषताएं। संघर्ष परिवर्तन के संबंधों से जुड़ी प्रक्रिया और परिवर्तन से संबंधित समाज परिवर्तन की उस संरचना को हिंसक संघर्ष के विस्तार का समर्थन करती है और यह हिंसक संघर्ष को बनाए रखने की यह एक लंबी प्रक्रिया है। मार्क ज़ुरहनस्मीयर ने सन 2002 में लिखी अपनी पुस्तक गांधीज वे ए हैंडबुक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में गांधीवादी सत्याग्रह के मुख्य मर्म के बारे में बड़े ही सशक्त ढंग से ये कहा है कि गांधीवादी अर्थ में जीतने के लिए संबंधों में परिवर्तन करना आवश्यक है। इसके अलावा संघर्ष परिवर्तन में संघर्ष को परिवर्तन के उत्प्रेरक के तौर पर देखा गया है। गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका तथा चंपारण के द्वारा सत्य, सम्मान, अधिकार और न्याय के विरुद्ध नस्लवाद, भेदभावपूर्ण तथा शोषण संबंधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था जो समान अधिकार, न्याय के लिए लड़कर रचनात्मक तथा सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। अहिंसा गांधीवादी सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू था, परंतु व्यवहारतः गांधी कभी कभार ही संपूर्ण अहिंसा से कम के लिए भी समझौता कर लेते थे। जैसा कि सन 1918 में जब उन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीय लोगों की भर्ती के लिए आह्वान किया तथा इस आशा में अभियान चलाया कि ब्रिटिश शासन विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को कुछ राजनीतिक सुविधाएं या छूट अवश्य ही देंगे। इसके अतिरिक्त संघर्ष परिवर्तन में यह माना जाता है कि संघर्षों को धीरे धीरे परिवर्तित होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका और चंपारण के दोनों केसों में गांधी ने कभी बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्होंने पहले जैसी स्थिति को समझने का प्रयास किया, फिर उन्होंने अधिकारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ तर्क वितर्क करने का प्रयास किया तथा वे हमेशा बातचीत और समझौते के लिए तैयार रहते थे। परंतु यदि इन सब चीजों का कोई परिणाम नहीं निकलता तो उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया और अंत में उन्होंने उनको सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण दिया। गांधी ने कभी भी शीघ्रता नहीं की क्योंकि जब गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने टॉल्स्टॉय फार्म गए थे, जब उन्होंने गांधी को ये सुझाव दिया था कि कोई भी काम जल्दबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बारे में सोच समझकर ही अभिव्यक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सत्याग्रहियों का सशक्तिकरण करना महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अतिरिक्त किसी विशेष कानून या किसी शोषक नीति के विरोध के अभियानों के दौरान गांधी सुधार और समाज सेवा जैसे रचनात्मक कार्यों पर भी ध्यान देना कभी नहीं भूलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि केवल ऐसे ही कार्यक्रमों के द्वारा एक नए समाज व्यवस्था का निर्माण करना संभव था। इस रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल थे सांप्रदायिक एकता बनाए रखना, अस्पृश्यता को मिटाना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, किसानों की उन्नति, गांवों का विकास और अहिंसक मजदूर संघ का विकास, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के प्रोत्साहन के माध्यम से आर्थिक उत्पादन का विकेंद्रीकरण एवं वितरण तथा विभिन्न सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, इन सब कार्यों को संपन्न करना आवश्यक था। शिक्षा गांधी के कार्य का एक महत्वपूर्ण अवयव था। यह उनके फीनिक्स सेटलमेंट तथा टॉल्स्टॉय फार्म में स्पष्ट रूप से झलकता है। सन 1957 में लिखी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी में इस बात की पुष्टि की गई है कि किस प्रकार गांधी ने चंपारण सत्याग्रह पर ध्यान देते हुए सामाजिक कुरीतियों की जड़ों पर प्रहार करने का प्रयास किया था। गांधी के साथ रहने के परिणामस्वरूप हमारे दैनिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। उदाहरण के लिए, पहले मैं जातिवादी नियमों और प्रतिबंधों को बहुत कठोरता से मानता था। मैं कभी भी गैर ब्राह्मणों द्वारा छुए हुए भोजन को हाथ भी नहीं लगाता था जो सामान्यतः जातिबद्ध लोगों द्वारा नहीं खाया जाता था। गांधी ने हमसे कहा कि यदि इस प्रकार का कुलीनतारूपी अलगाववाद जारी रहा तो हम लोग कभी जनसेवा नहीं कर पाएंगे। उनका कहना था कि एक ही लक्ष्य के मनुष्यों की जाति भी एक ही होती है,
इस भावना का कोई उत्तर मेरे पास नहीं था और अन्य लोगों के साथ मैंने भी अपनी राह बदल दी। उद्धरण चिन्ह डॉट। इसके अलावा संघर्ष परिवर्तन को प्रयास में कई प्रकार के अभिकर्ता शामिल हैं। गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका और चंपारण के अभियानों में विभिन्न कार्यकारियों या अभिकर्ताओं को शामिल करने का प्रयास किया था। उनके सभी आंदोलन जमीनी स्तर के थे तथा उन्हें जनता का सहयोग हासिल होता था और वे अनियंत्रित और हिंसक होने के बजाय हमेशा नियंत्रित होते थे। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए सुमित सरकार ने सन 2004 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडिया 1885-1947 में लिखा है कि गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी जो स्थानीय खामियों को उठाकर उनके बारे में कुछ ठोस कदम उठाता है, एक ऐसी राजनीतिक शैली जो स्थापित कांग्रेस से काफी विपरीत थी, क्योंकि कांग्रेस किसी निराकार मुद्दों या कार्यक्रमों पर ऊपर से शुरुआत कर नीचे तक काम करती थी। गांधी को नीचे से ऊपर कार्य करने वाले दृष्टिकोण में ही अधिक आस्था थी। कोई भी अभियान या आंदोलन तभी कायम रखा जा सकता है जब उसमें साधारण जनसमुदाय की सहभागिता हो। योजक चिन्ह डॉट। गांधीवादी योजना में सभी चीजों की जमीनी हालात को समझना और उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी हमेशा दूसरे पक्ष को सुनने के लिए तैयार रहते थे ताकि समस्या के दूसरे परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह समझा जा सके और एक बेहतर लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए जैसा कि उन्होंने तब किया जब उनको नील बागान मालिक उन स्थलों पर ले गए जहां समस्या का केंद्र बिंदु था ताकि गांधी स्वयं अपनी आंखों से देख सकें और सही निर्णय ले सकें। गांधी ने उन सब की बातें ध्यान से सुनी। इसकी एक अन्य विशेषता ये थी कि गांधी ने व्यक्ति को समस्या से अलग रखा था। उदाहरण के लिए उन्होंने चंपारण के गोरे बागान मालिकों से अच्छा संबंध बनाए रखा, यहां तक कि वे उनके घर भी जाते थे। इसके परिणामस्वरूप बागान मालिक भी उनके प्रति कड़वे नहीं थे। वास्तव में गांधी ने चंपारण के रैयतों के लिए कुछ पाठशाला खोलने के लिए उनकी सहायता भी ली थी। योजक चिन्ह डॉट। गांधी के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का अन्य प्रमुख पहलू था पारदर्शिता। सन 1957 में लिखी गई राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी की निम्न घटना इसे प्रमाणित करती है। डॉट। एक बार हमारे एक सहकर्मी कुछ ग्रामीणों का बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर आकर उनके समीप बैठ गया। हमारा सहकर्मी उस स्थान को छोड़कर जब दूसरी जगह गया तो पुलिस सब इंस्पेक्टर भी उसके करीब फिर से चला गया। इससे नाराज होकर हमारे मित्र ने उस अधिकारी को थोड़ी दूर से देखने के लिए कहा। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने गांधी से ये कहकर शिकायत कर दी कि हम लोगों को ये देखने का आदेश मिला है कि यहाँ क्या चल रहा है। हम आपके लोगों के कार्यों में दखल नहीं देते हैं, परंतु वे अपने पास आने नहीं देते हैं। ऐसा करना हमारी ड्यूटी है और हमें भी अपनी ड्यूटी निभानी है। गांधी ने तुरंत हमारे मित्र को बुलाकर पूछा कि क्या वह अकेले काम कर रहा है या अन्य लोगों के साथ। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ कई अन्य किसान थे जो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे। गांधी ने फिर पूछा, क्या तुम गुप्त रूप से कुछ कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं उत्तर दिया। गांधी को यह उत्सुकतापूर्ण बात हुई कि क्यों वो व्यक्ति पुलिस सब इंस्पेक्टर से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। हमारे सहकर्मी, उस व्यक्ति, ने बताया कि वो कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी नज़दीकी उसे परेशान कर रही थी। इस पर गांधी ने कहा, यदि इतने सारे किसानों की भीड़ तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, फिर तुम किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति से क्यों परेशान हो रहे हो? जब संघर्ष परिवर्तन पर कार्य करते हुए नेतृत्व के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये संगठनात्मक के साथ साथ भविष्य की योजनाओं पर भी अपना ध्यान दें। सन 1957 में लिखी गई राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी में वर्णित चंपारण अभियान की यह घटना इसे प्रदर्शित करती है। बिहार के राज्यपाल ने गांधी को बुलाया था। रांची से आए एक पत्र में कहा गया कि गांधी के कारण अराजकता और कानून अव्यवस्था काफी तेजी से फैल रही थी, इसलिए सरकार उनको चंपारण से हटाना चाहती है, परंतु आदेश पारित होने से पहले सरकार उनसे मिलना चाहती है। हमें ऐसा लगा था कि शायद गांधी को जेल में डाल दिया जाएगा अथवा बिहार से बाहर कर दिया जाएगा और हमें बाद में कार्य जारी करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए गांधी भविष्य की योजनाओं पर विचार करने लगे। उन्होंने हम लोगों को दो दलों में विभाजित कर दिया था, एक दल बेतिया के लिए तथा दूसरा मोतिहारी के लिए। उन्होंने हमको गिरफ्तारी के समय भविष्य की क्रियाकलापों के संबंध में निर्देश दिया था। हम लोगों ने अपने कागजातों की हजारों प्रतिलिपियां बनाई और उनको सुरक्षित रखा। उनकी योजना काम आई। फिर वे रांची चले गए। संबंध बनाना तथा नेटवर्क करना और उन्हें कायम रखना संघर्ष परिवर्तन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इस संबंध में सन 1957 में लिखी गई अपनी ऑटोबायोग्राफी में राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि हम लोग देश के विभिन्न भागों के जनसेवकों से मिले तथा ये संपर्क स्थापित किए, ये हमारे लिए काफी लाभकारी रहा था।
उन्होंने जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फार्म में अपने शैक्षिकी प्रयोग को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रयास किया था। व्यक्तिगत रूप से यह गांधी के लिए काफी लाभप्रद रहा था तथा यह उनका उन्नत काल था। जोहान्सबर्ग के निकट स्थिति टाल्स्टॉय फार्म हाउस में उन्होंने शैक्षिकी प्रयोग किए थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा चलाए गए तीनों सत्याग्रह काफी सफल रहे और भेदभावपूर्ण नीतियां सरकार द्वारा वापस ले ली गई थी। एक को छोड़कर बाकी सभी भेदभाव वाली नीतियां सरकार द्वारा वापस ले ली गई। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारत में सबसे पहले चंपारण अभियान चलाया। यहां उन्होंने किसानों के प्रति ब्रिटिश राज की शोषक नीतियों विशेषकर 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। यह अभियान 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने में सफल रहा था। धन्यवाद।